सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज बहुत दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है, कुछ दिन का गैप हो गया था तो उसके लिए सॉरी। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हमने लास्ट 23 क्लास कर ली थी लगभग, और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था वायुमंडल की परतें यानी एटमॉस्फेरिक लेयर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन किस तरह से होता है, किस परत में कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, किस परत में बादलों का निर्माण होता है और कैसे वर्षा होती है, वो आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। बादलों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में बादलों का निर्माण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहां पर संघनन की क्रिया होती है यानी कंडेंसेशन की क्रिया होती है, इसी वजह से वहां पर बादलों का निर्माण होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि और रेनफॉल सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन जो है वो जो हमारी जलवाष्प है। देखिए, मैंने आपको सभी को बताया था कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं या फिर किसी जलराशि जिसे हम वाटर बॉडी बोलते हैं उस पर पड़ती हैं, जब वाटर बॉडी में पड़ेंगी तो वहां पर वाष्पन की क्रिया होगी और जो वहां पर पानी है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा यानी जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वहां पर हवाएं गर्म होंगी उस जलवाष्प को वो अपने साथ लेकर ऊपर उठेंगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेंगी मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हवाएं ये अपने साथ जलवाष्प को लेकर जाएंगी तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये जलवाष्प जो है ये पानी की बूंदों में बदलना शुरू हो जाएगा और ऊपर जाकर धूल के कण के साथ मिक्स हो जाएगा और वहां पर बादलों का निर्माण करेंगे। बादलों में जब एक लिमिट से ज्यादा जलवाष्प यानी इकट्ठी हो जाएगी तो वो बारिश करना शुरू कर देंगी। मान लो किसी बादल की जो लिमिट है, मैंने सपोज कर लिया 200 बूंद की है। अगर 200 बूंद ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अगर इसमें मान लो 250 बूंदें हो गई इकट्ठी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इन 50 बूंदों को छोड़ने का प्रयास करेगा, तो इसी के कारण क्या होगा, वर्षा। तो ये तो हो गई संघनन की क्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन कैसे होता है? जब कोई संवहनीय वायु यहां से जलवाष्प को लेकर ऊपर जाती है और टेम्परेचर डाउन होता चलाता है, और जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो वाटर यानी जल की बूंदों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। जिस टेम्परेचर पर जल वाष्प इन जल की बूंदों में बदलेगी उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट यानी ओसांक। ठीक है, अब ये बात आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि जो है, वृष्टि का मतलब ये है कि जो जल की बूंदें हैं यानी जलवाष्प है वो किस फॉर्म में नीचे धरातल पर गिरती है उसे हम बोलते हैं वृष्टि। और रेनफॉल जो है, रेनफॉल एक अलग चीज है। रेनफॉल में है कि जल की बूंदें गिरती हैं नीचे। प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि का मतलब क्या है, जो हमारी जलवाष्प जो थी, जो सूर्य की किरणें पड़ी और जो जलवाष्प ऊपर उठी वो किसी भी रूप में नीचे गिरे वो वृष्टि कहलाएगी यानी प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। यदि वो बारिश की बूंदें यानी जल की बूंदों के रूप में गिरती है तो वो रेनफॉल कहलाएगा। अंतर इतना है प्रेसिपिटेशन में। और प्रेसिपिटेशन 3 टाइप के होते हैं। वृष्टि जो है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपकी होती है रेनफॉल, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं रेनफॉल। सेकेंड वन इज हेलफॉल एंड थर्ड वन इज स्नोफॉल। यानी इसे हम इंग्लिश में हिंदी में वर्षा बोलते हैं। हेलफॉल को हम ओलावृष्टि बोलते हैं और स्नोफॉल को हम हिमवृष्टि बोलते हैं। स्नोफॉल आपने नाम भी सुना होगा। अब हम बात करते हैं कि रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल कितने टाइप की होती है, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। नंबर 1 जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरी है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल के ऊपर। कन्वेक्शनल रेनफॉल से मतलब क्या है, जब सूर्य की किरणें किसी भी वाटर बॉडी यानी जलराशि पर पड़ेंगी, मान लो समुद्र है, नदियां हैं, कुछ भी हैं, वहां पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये इस जल की राशि में से जो जल जो है भाप में बदलना है, जलवाष्प में बदलना शुरू होगा। और यहाँ पर जब सूर्य किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर एक गर्म हवा भी चल रही होगी, संवहनीय वायु बोलते हैं हम इसे। तो ये जब गर्म वायु ऊपर उठेगी तो अपने साथ साथ ही इन जलवाष्पों की बूंदों को लेकर ऊपर उठेगी। अब हम सभी को पता है जब वायु जलवाष्प को लेकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पर कंडेंसेशन यानी संघनन की क्रिया होगी। अब ये जलवाष्प ऊपर जैसे उठती चली जाएगी, यहाँ ऊपर जाकर ये बादलों का निर्माण करेगी, और यहाँ पर ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे जल की बूंदों में परिवर्तित होती चली जाएगी। और जब इस बादल की लिमिट
क्रॉस हो जाएगी, इन बूंदों की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ पर रेनफॉल कराना शुरू कर देंगी। तो ये होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल का कारण क्या है, यहाँ पर जो वायु बह रही है, कन्वेक्शनल वायु जो बह रही है, यानी संवहनीय वायु जो बह रही है, उसी की वजह से आपकी क्या होती है, रेनफॉल। ठीक है, ये होगी आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी कि इसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। हिंदी में मैं इनका नाम लिख देता हूं, संवहनीय वर्षा। अब दूसरी जो वर्षा आती है उसका नाम है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं हम हिंदी में पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा होती किस तरह से, वही कंसेप्ट है कंडेंसेशन का। मैंने यहां पर एक माउंटेन लिया, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, और नीचे यहां पर एक घाटी है। घाटी किसे बोलते हैं, मान लो यहाँ दो पर्वत हैं, इनके बीच की जो भूमि होगी इसे ही हम घाटी बोलेंगे। जो प्लेन होगी, एक तरह से यहाँ पर पर्वत नहीं होंगे, यहाँ पर एक प्लेन जगह होगी, इसे ही हम घाटी बोलते हैं। जब सूर्य की किरणें इस घाटी में पड़ेंगी तो यहाँ पर जो वायु है वो गर्म होगी। अब गर्म वायु का गुण क्या होता है, यानी गर्म वायु की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे जैसे ये वायु, देखिए इसे उठने के लिए यहाँ पर्वतों का सहारा मिलेगा। ये वायु जैसे जैसे यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ पर देखिए जलवाष्प की बूंदें होंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ जलवाष्प की बूंदों को ये हवा अपने साथ ऊपर लेकर उठेगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठती चली जाएगी, इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और ये जो जलवाष्प है यहाँ पर जल की बूंदों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी और ऊपर चलकर यहाँ पर ये वर्षा कराएगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएंगी, मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता जाएगा, संघनन की क्रिया होती चली जाएगी और जलवाष्प की बूंदें वाटर बॉल्स में बदलती चली जाएंगी और यहाँ पर ये वर्षा कराएंगे। देखिए वर्षा ज़्यादातर इस स्थान पर, मान लो पर्वत कोई ज़्यादा ऊंचा है तो बादलों का निर्माण जो होगा वो यहाँ हो जाएगा और बरसात यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन हो चुका होता पूरी तरह से, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये वायु ऊपर उठती चली जाएगी, यहाँ पर इसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी और ऊपर पर्वतों पर जाकर थोड़ी जलवाष्प रह जाएगी, यहाँ पर कम बारिश होगी। तो इसी कारण यहाँ पर्वतों के चढ़ते हुए स्थान पर जहाँ पर वायु ऊपर चढ़ रही है, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी और यहाँ पर वर्षा कम होगी। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को यहाँ बोलते हैं, जब बारिश होती है इसे बोलते हैं हम विंडवार्ड। क्या बोलते हैं, विंडवार्ड। जहाँ पर्वतों के एक तरफ जब बारिश होती है उसे बोलते हैं हम विंडवार्ड। ठीक है, अब बात आती है इस हवा के नीचे उतरने की। अब ये हवा जब यहाँ से ऊपर चढ़ी है तो इस पर्वत के दूसरे तरफ ये हवा नीचे उतरेगी। नीचे उतरेगी, आप सभी को पता है ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है। जब ये वायु नीचे उतरेगी तो यहाँ पर जो भी जल की बूंदें हैं वो फिर से जलवाष्प में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी, यानी संघनन की क्रिया नहीं होगी। तो इसी कारण जो यहाँ पर उतरती हुई वायु होगी यहाँ पर वर्षा नहीं कराएगी, इस तरफ वर्षा नहीं कराएगी। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां पर दूसरी तरफ जो वायु है वो वर्षा नहीं कराएगी। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं हम रेनफॉल शैडो रीजन। रेनफॉल शैडो रीजन। ठीक है, ये हो गया रेनफॉल शैडो रीजन, और इसे हम बोलते हैं लीवार्ड्स। जिस तरफ बारिश नहीं होती उसे बोलते हैं हम लीवार्ड, विंडवार्ड एंड लीवार्ड, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये तो हो गई एक तरफ से, मान लो यहाँ से हवाएं ऊपर चलना शुरू करेंगी, यहाँ बारिश कराएंगी, यहाँ से हवाएं नीचे उतरेंगी तो यहाँ बारिश नहीं कराएंगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है उधर से वायु ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करे। अगर इधर से वायु तो ऊपर चढ़ेगी तो इस तरफ कंडेंसेशन की क्रिया होगी और यहाँ पर बारिश होगी, और अगर यहाँ से हवा उतरेगी तो फिर इस तरफ बारिश नहीं होगी। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा भारत का पश्चिमी घाट। ये भारत का प्रायद्वीप हिस्सा है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ से जो अरब सागर से मानसून उठेगा वो इस तरफ से, मान लो ये इस तरह से पर्वत है, ये यहाँ पर इस तरह से पर्वत है, तो यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो इस तरफ तो बारिश कराएंगी, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर ये बारिश कराएंगी। और जब ये हवा इधर ऊपर से उतरेगी तो यहाँ पर इस स्थान पर बारिश नहीं कराएंगी और यहाँ बारिश नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी रेनफॉल शैडो रीजन। ठीक है, तो हमारा जो पश्चिमी घाट है ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि पर्वतीय वर्षा।
अब बात करते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल यानी चक्रवाती वर्षा। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा। आप सभी जानते हैं साइक्लोन कैसे बनता है। अभी मैंने इस वीडियो को कराया नहीं है, साइक्लोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो साइक्लोन जो है एक वायु का घुमावदार चक्कर होता है। देखिए हवा यहाँ पर इस तरह से घूम रही है, मैंने माना हवा अगर इस तरह से घूम रही है तो साइक्लोन जो होता है चक्रवात, उसके अंदर यहाँ पर प्रेशर होता है कम और यहाँ बाहर प्रेशर होता है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और हवाएं अंदर की तरफ घूमना शुरू करेंगी, यहाँ इस तरह से घूमना शुरू करेंगी। क्योंकि आप सभी को पता है वायु किस तरफ चलती है, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ चलती है। तो इसे बोलते हैं हम चक्रवात। ये दो तरह का होता है, एक होता है उष्ण चक्रवात, ठीक है, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात कभी वर्षा नहीं कराता, उष्ण चक्रवात हमेशा वर्षा कराता है। तो यहाँ पर कम प्रेशर होगा और इसी की वजह से जो आसपास के क्षेत्र होंगे, यहाँ पर मान लो कोई कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। मैं बताऊंगा बारिश क्यों होगी साइक्लोन वाले चैप्टर में। जिस दिन मैं आपको साइक्लोन पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा रेनफॉल क्यों होती है साइक्लोन के साथ, वो भी उष्ण वाले के साथ। ठीक है, तो तीसरी वर्षा जो होगी इस साइक्लोन के कारण होगी, इसे हम बोलेंगे चक्रवाती वर्षा। और ये वर्षा जो होती है बहुत ही भयंकर होती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे हाल ही में अभी एक साइक्लोन आया था भारत के पूर्वी तट पर, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, अम्फान, आप सभी जानते होंगे, अम्फान नाम से एक तूफान आया था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी उस तूफान की वजह से। तो वो जो वर्षा हुई थी वहाँ पर वो चक्रवाती वर्षा थी। ठीक है, कैसी थी? वो साइक्लोनिक रेनफॉल थी। वो ऐसी कोई रेनफॉल नहीं थी, ना थी कन्वेक्शनल रेनफॉल थी और ना ही ओरोग्राफिक रेनफॉल थी। वो कैसी थी? चक्रवाती वर्षा थी। ठीक है, ये हो गए रेनफॉल के प्रकार। अब बात करते हैं हम हेलफॉल यानी कि ओलावृष्टि। ओला किस तरह से बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये कोई मैंने माना बादल है, इस बादल से क्या होगा? रेनफॉल होगी। यहां से इससे बूंदें गिरने शुरू हुई, संघनन हुआ, इसकी जो जलवाष्प होगी इसका संघनन होगा और बूंदें नीचे गिरना शुरू होंगी। अब होता क्या है कि नीचे से यहां पर एक कोल्ड एयर आती है। कौन सी? कोल्ड एयर। जैसा आप देख रहे हैं ये कोल्ड एयर है, यहां से एक कोल्ड एयर आई और नीचे से पृथ्वी की तरफ से मान लो एक हॉट एयर भी आई, इसे बोलते हैं एयर करंट। देखिए एयर करंट और विंड में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। एयर करंट किसे कहते हैं? यदि कोई वायु ऊपर की तरफ उठ रही है, जैसे ये उठ रही है, इसे बोलते हैं हम एयर करंट। यानी ऊर्ध्वाधर जो इसकी गति होगी किसी वायु की, ऊर्ध्वाधर गति वो क्या कहलाएगी? एयर करंट। और कोई किसी वायु की क्षैतिज गति कहलाएगी आपकी पवन यानी विंड। अगर ये हवा इस तरह से चल रही होती तो इसे हम बोलते हैं विंड। ठीक है, ये है अब एयर करंट। यहां पर एक कोल्ड एयर आई, ठीक है, अब यहां से नीचे इस गर्म एयर ने इस हवा को ऊपर उठाना शुरू किया। देखिए जैसे जैसे यहां पर नीचे बूंदें आएंगी, बूंद यहां पर आई, ठीक है, इनका टेम्परेचर डाउन हुआ। फिर इस एयर करंट ने क्या काम किया? इन बूंदों को फिर से ऊपर ढकेलने का काम किया। जब ये बूंदें फिर दोबारा से ऊपर जाएंगी तो इनका फिर से संघनन यानी कंडेंसेशन होगा। तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगी तो इनका कंडेंसेशन होना शुरू होगा, फिर दोबारा से ये ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इनके तरह ये क्या होगा? जमनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर ये बर्फ का रूप धारण करना शुरू कर देंगी। मान लो फिर ये नीचे आई, फिर इस एयर करंट ने इन्हें ऊपर की तरफ फेंका, फिर इनका दोबारा कंडेंसेशन हुआ। यानी कि कंडेंसेशन पर कंडेंसेशन होता चला जाए तो उससे गैस का निर्माण होगा? ओला का। देखिए अब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें परतें बनती रहेंगी, जैसे जैसे इसका कंडेंसेशन बार बार होता रहेगा इसमें बर्फ की परतें बनती रहेंगी। अगर हम एक ओला को काट कर देखें तो उसमें हमें परतें मिलेंगी। वो परतें हमें क्या बताती हैं कि इस ओले का यानी इस बूंद का बार बार संघनन हुआ है, इसी वजह से इसमें परतें पाई जाती हैं। और जब ये ओला ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है यानी कि अब ये हवाएं इसे रोक नहीं पाएंगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हम ओलावृष्टि यानी कि हेलफॉल। ठीक है, आपको समझ में आया हेलफॉल? ओला किस तरह से बनता है? जब किसी बारिश की बूंद का नहीं, जल की बूंद का ऊपर से जब बूंदें गिर रही हैं उसका बार बार संघनन हो किसी वायु की वजह से, गर्म वायु की वजह से, और यहाँ पर एक कोल्ड एयर बीच में आ जाए, इसका बार बार संघनन होगा तो यहाँ पर ये हेल यानी कि ओला में बदल जाएगा। ठीक है, ये होगी आपकी ओलावृष्टि। अब बात आती है नीचे लास्ट वन इज स्नोफॉल। स्नोफॉल जो होता है कि कंडेंसेशन होता है किसी चीज का, मान लो बूंदों का कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन जो होगा वो अचानक से एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो जाए। मान लो टेम्परेचर यहाँ पर ये कंडेंसेशन वाला बहुत ही कम हो जाए, जैसे कि मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? मिनिमम -10 डिग्री सेंटीग्रेड।
इतने टेम्परेचर पर जो कंडेंसेशन होगा उसमें जो बारिश की बूंदें हैं वो सीधे सीधे स्नो में बदल जाएंगी, यानी कि बर्फ में बदल जाएंगी और रुई की भांति ये नीचे गिरना शुरू कर देंगी। इसे ही हम बोलेंगे स्नोफॉल यानी हिमवृष्टि। हिमवृष्टि क्या है मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही कम टेम्परेचर पर बारिश की बूंदों का संघनन होना। यानी देखो, अगर एक प्रकार से संघनन नॉर्मल चल रहा है तो वो जल की बूंदों में बदलेगी, जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में बदलेगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी जलवाष्प का यदि बहुत ही कम टेम्परेचर पर संघनन होता है तो वो किस में बदल जाएगी, वो बर्फ में बदल जाएगी और एक रुई की भांति नीचे गिरना शुरू कर देगी। उसे ही हम बोलेंगे स्नोफॉल यानी कि हिमवृष्टि। और ये कहाँ पर होगी हिमवृष्टि ज़्यादा? देखिए, आप सभी को पता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा, तो ज़्यादातर जो हिमवृष्टि हाँ स्नोफॉल जो होगा वो पर्वतीय क्षेत्रों में होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर हिमवृष्टि होगी। ठीक है, ये होगी आपकी प्रेसिपिटेशंस। देखिए, प्रेसिपिटेशंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रेसिपिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला कारक है जो अक्षांश। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर हमारी पर हमने कुछ कृत्रिम रेखाएं खींची हुई हैं। यहाँ पर ये जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री जो है यहाँ पर सूर्य किरणें साल भर सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पर जलवाष्प जो होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर भी वर्षा अधिक होगी। इसी वजह से जो निम्न अक्षांश का मतलब कम अक्षांशों पर 0 डिग्री है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएं चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं, जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पर जलवाष्प यानी आप एक तरह से जो बोलें जलवाष्प कम होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर वर्षा कम होगी। नीचे जो निम्न अक्षांश हो गए यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प की जो मात्रा है वो अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। यहाँ पर वेपराइजेशन नीचे की तरफ, यहाँ उच्च अक्षांशों की तरफ कम होता है, निम्न अक्षांशों पर वेपराइजेशन अधिक होता है। ठीक है, अब सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है आपका महासागर और महाद्वीप। जो आपका वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन है, वो किस स्थान पर ज्यादा होगा, महाद्वीपों पर या महासागरों पर? सबसे अधिक जो वेपराइजेशन होगा वो होगा महासागरों पर, क्योंकि वहां पर जल की मात्रा अधिक है, महाद्वीपों पर जल की मात्रा कम है। इसी वजह से महासागरों में अत्यधिक वाष्पीकरण होगा और महासागरों में वर्षा अधिक होगी। इसी वजह से जो महासागरों में जो वर्षा होती है, टोटल वर्षा का लगभग 81% जो वर्षा होती है वो महासागरों में होती है, और बची हुई 19% जो होगी वो होगी आपकी महाद्वीपों पर। ठीक है, ये हो गए आपके रेनफॉल को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई, अब आपको अंतर पता चल गया होगा रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि वृष्टि के बीच में। अब हम बात करें, एक चीज और रह गई हमारी, वो है कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल रेनफॉल में हम करते क्या है, मान लो जैसे ही यहाँ से जलवाष्प ऊपर उठना शुरू हुई, ऊपर जाकर इनकी कंडेंसेशन की जो क्रिया है वो कम होगी। कम क्यों होगी? या तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होगी टेम्परेचर उस हिसाब से कम नहीं हो पा रहा होगा। क्यों नहीं हो पा रहा होगा? कारण ये भी है, एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होगा, इसी वजह से कंडेंसेशन की क्रिया कम होगी आर्टिफिशियल रेनफॉल में। तो इस कंडेंसेशन को हमें बूस्ट करना पड़ेगा, यानी इस कंडेंसेशन यानी संघनन क्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेनफॉल में ऐसा नहीं है कि हम बादलों का निर्माण अलग से कर देंगे। ठीक है, इसी कंडेंसेशन क्रिया को हम बूस्ट करेंगे। किस तरह से बूस्ट करेंगे? हम इसके ऊपर यानी इस बादल के ऊपर किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर द्वारा किसी द्वारा रजत आयोडाइड यानी सिल्वर आयोडाइड का आपने नाम सुना होगा AgI, इससे इस पे स्प्रे कर दें, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस बर्फ को हम इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो यहाँ पर कंडेंसेशन की दर बढ़ जाती है। और कंडेंसेशन की दर बढ़ने से यहाँ पर जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो जल की बूंदों में बदलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अगर इस पर आप ज़्यादा कर दोगे स्प्रे तो हो सकता है ज़्यादा बरसात हो जाए और बाढ़ भी आ जाए। ठीक है, तो एक लिमिट में करना होता है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं? एक तो रजत आयोडाइड जिसे हम बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, या फिर ठोस बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होगी आपकी आर्टिफिशियल रेनफॉल। अब आज की वीडियो में तो हमारा इतना ही है। हमने जो जो चीज़ें पढ़ी मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि। वृष्टि क्या है? जल वाष्प की बूंदों का जो हम वाष्पीकरण होकर जो जलवाष्प ऊपर गई आसमान में, उसका किसी भी तरीके से नीचे पृथ्वी पर आना वृष्टि कहलाता है।
वो किस तरह से आ सकता है, या तो रेनफॉल के रूप में आ सकता है, हेलफॉल के रूप में आ सकता है, या फिर स्नोफॉल के रूप में आ सकता है। रेनफॉल मैंने आपको बता दी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल मैंने यहाँ बताया था आपको किस तरह से, जब हवाएं इस जलवाष्प को अपने साथ ऊपर ले जाएंगी, संघनन होगा तो बारिश हो जाएगी। पर्वतीय वर्षा, जब कोई हवा अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर उठेगी और पर्वतों के सहारे ऊपर उठती चली जाएगी तो इसका कंडेंसेशन होगा और यहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, जब जिस क्षेत्र में चक्रवात आएगा, उष्ण चक्रवात जो होगा वहां पर वर्षा होगी, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, जो कि खतरनाक होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी रेनफॉल। अब बात आती है हेलफॉल, ओलावृष्टि। मैंने ओलावृष्टि जो आपको बताया था, इसमें जो बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, इनका बार बार संघनन होगा, यानी कंडेंसेशन इनका बार बार होगा, तो ये जल की जो बूंदें हैं ये किस में बदल जाएंगी, आपकी बर्फ की बूंदों, बर्फ में बदल जाएंगी, एक बार परतदार बर्फ, तो उसे हम बोलेंगे हेलफॉल। किसकी वजह से, एक तो इसमें एक ठंडी करंट यानी एक कोल्ड एयर की करंट आ गई यहाँ पे, और एक नीचे से एक गर्म वायु ऊपर आ गई, तो इसकी वजह से ये बूंदें ऊपर की तरफ उठी, फिर दोबारा कंडेंसेशन हुआ और इनका ओला के रूप में पृथ्वी पे नीचे गिर पड़ी। ठीक है। अब आती है स्नोफॉल। स्नोफॉल भी एक तरह से ही बरसात है, लेकिन उसका कंडेंसेशन बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो जाता है और वो बर्फ में बदल जाती है और रुई की तरह नीचे गिरना शुरू कर देती है, इसे हम बोलते हैं स्नोफॉल। ठीक है। आर्टिफिशियल रेनफॉल मैंने बता दिया, और बारिश यानी वृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।